तो हम बात करेंगे कि जो भाई एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जब भी रिस्पायरेशन करते हैं, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म दुनिया का रिस्पायरेशन करेगा, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या कोई और हो, जब भी ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन करते हैं तो उसके शरीर से कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है और एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, जब प्लांट्स रिस्पायरेशन करें या एनिमल्स रिस्पायरेशन करेंगे तो CO2 गैस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। या फिर प्लांट या एनिमल की डेड बॉडी सड़ेगी, मरेगी, जब इनकी डेड बॉडी मरेगी तो इनकी डेड बॉडी के मरने से, सड़ने से या इनके एक्सक्रीशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी गैस निकालेंगे? CO2 गैस निकाल कर ऊपर भेज देंगे। ठीक है, और अगर ये आने का और आने का तरीका समझ में आया, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू आएगी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, और वापस जाने का तरीका एनिमल का एक्सक्रीशन, एनिमल की डेड बॉडी और रिस्पायरेशन, तीन तरीके से जाएगी। और इन दोनों के अलावा, इन तीनों के अलावा आपके ओशियन है। ओशियन कहते हैं मैं हूं ना, जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी चीजें हैं एटमॉस्फेयर ओशियन में, बैलेंस बिगड़ेगा जब इनफ्लक्स और इफ्लक्स के बीच में जब भी बैलेंस बिगड़ेगा तो बैलेंस करने का काम ओशियन करते हैं। ओशियन में 71% कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। तो रिजर्वायर की तरह काम करते हैं, वापस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को भेजने का काम करते हैं। अच्छा, तो ओशियन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन ले सकते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो पानी में होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। और जब फाइटोप्लैंक्टन को फोटोसिंथेसिस करना होता है तो एटमॉस्फेयर में जो पानी में डिसॉल्व CO2 है उसका यूज कर लेते हैं वो। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा के चले गए? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को मछलियां तो फिश के शरीर में भी पहुंच गए, और ये फिश मरेगी, इसकी डेड बॉडी मरने के बाद इसकी डेड बॉडी से CO2 निकल जाएगी, या एक्सक्रीशन करेगी तो निकल जाएगी, तो इससे CO2 फिर एटमॉस्फेयर पहुंच जाएगी। इस तरह आप देख पा रहे हो कि कैसे आ रही है और कहां से जा रही है। बहुत सारे तरीके हैं आने और जाने के, और साइकिल दे रही हो गया, आना और जाना चलता रह रहा है। एक तरफ से न्यूट्रिएंट्स आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, कभी लॉस नहीं कर रहा, इकोसिस्टम में ही है, बस अलग अलग फॉर्म में है, और वापस से ये जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे खत्म हो रही है साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस है, इसको CO2 की साइक्लिंग कहते हैं। CO2 की साइक्लिंग के अलावा में बहुत सारी चीजें, पहले तो कहते थे रिजर्वायर ओशियन है, एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी रिजर्व फॉर्म में है, और कौन सा है? फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में। तो बहुत सारे फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है जिसकी मदद से आपके फॉसिल फ्यूल की मदद में भी कार्बन होता है। अब जब फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं, कंबंशन करते हैं इनका, जब भी हम इनको जलाते हैं, इनके जलाने से हमें कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। कंबंशन करते जब भी इसका, तो इससे कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस, वो भी एटमॉस्फेयर में चले जाती, धुआं बन के। धुआं बनता है जब जलाते कोई धुआं निकलता काला काला, CO2 गैस निकल रही होती, कार्बन निकल रहा होता उससे, ठीक है, तो वहां से भी चली जाएगी। पेट्रोल के थ्रू, डीजल के थ्रू, जब भी गाड़ी चलाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, गाड़ी चलाएंगे, फॉसिल फ्यूल को चलाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन करने में, ट्रांसपोर्ट करने में गाड़ी चलाते हैं यहाँ, और गाड़ी के पीछे धुआं निकलता है, वो धुआं में कार्बन होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये पेड़ अगर नहीं खाया किसी ने, मोटे मोटे पेड़ हो गए, लकड़ी बन गई, और इन लकड़ियों को हमने जलाया, कंबंशन किया, इन लकड़ियों को जला दिया, हमने पेड़ों को जला दिया, इन पेड़ों को जलने की वजह से भी कौन सी गैस? आग निकलेगी, आग में से धुआं निकलेगा, इससे भी CO2 गैस निकलेगी। तो आप देख सकते हैं एक पूरा साइकिल रेडी हो गया है आपका, जिसे कौन सी साइकिल कहते हैं? आपका CO2 साइकिल के नाम से जानते हैं। आपकी बुक ने लिखता है आगे में कि डिकम्पोजर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है CO2 पूल मेंटेन करने में। वो क्या करते हैं? प्रोसेसिंग द वेस्ट मटेरियल एंड डेड डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जितनी डेड बॉडी होती है सबकी वो, और जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उस सब क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, और उसकी प्रोसेसिंग के दौरान लैंड में और ओशियन में दोनों में करते हैं, और उसके दौरान CO2 गैस रिलीज करते रहते हैं। बर्निंग, आपके CO2 निकलने के कारण, पहला बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जलाएंगे तो CO2 गैस निकलेगी, कार्बन निकलेगा। फॉरेस्ट फायर, जब भी जंगल में आग लगेगी कार्बन निकलेगा। कंबंशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल को हम जलाएंगे, कचरा जलाएंगे, कुछ भी जलाएंगे तो आपकी कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। फॉसिल फ्यूल जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। पेट्रोल गाड़ी वगैरह चलाएंगे तो निकलेगी। वोल्केनो एक्टिविटी, जब भी ज्वालामुखी फटेगा, वोल्केनो फटेगा, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये सब क्या है? एडिशनल सोर्स ऑफ CO2। CO2 के एडिशनल सोर्स है रिस्पायरेशन के अलावा। मेन सोर्स क्या है? रिस्पायरेटरी एक्टिविटी। हम लोग रिस्पायरेशन के दौरान सबसे ज्यादा CO2 निकालते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन के अलावा इन सभी एक्टिविटी में भी CO2 निकलती है, एडिशनल सोर्स है। डिफॉरेस्ट बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आपका कार्बन जो है, कार्बन साइकिल जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से।
जैसे ह्यूमन क्या करते हैं, जंगल में आग लगा के चले आए, डिफॉरेस्टेशन कर दिया इंसान ने, पूरे जंगल काट लिए, तो रैपिड डिफॉरेस्टेशन कर दिया, बर्निंग कर दिया, फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा जलाए, बहुत सारी गाड़ियाँ चला रहे हैं, पेट्रोल से डीजल को बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा CO2 निकल सकती है। और अगर ज़्यादा CO2 निकलेगी, एटमॉस्फेयर CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत सारी समस्याएं शुरू हो सकती हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस कारण होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। CO2 ज़्यादा चली गई एटमॉस्फेयर में, तो कौन सा इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। लिमिटेड अमाउंट में CO2 बहुत अच्छी है, अगर लिमिटेड अमाउंट में CO2 ना होगी तो पेड़ फोटोसिंथेसिस ना कर पाएंगे। CO2 होना जरूरी है, लेकिन ज़्यादा CO2 होना नुकसानदायक होता है। ज़्यादा CO2 से क्या होगा, ज़्यादा CO2 से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है वो हम लोग अगली क्लास में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में, चैप्टर 16 में आपको डिटेल में पढ़ाना है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, वो हम लोग पढ़ेंगे। अगला साइकिल पढ़ते हैं। ये साइकिल आपका यहाँ पर कार्बन साइकिल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट साइकिल पढ़ना है आपको फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। तो फॉस्फोरस साइकिल क्या होता है, अब उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि फॉस्फोरस साइकिल क्या होता है, कैसा होता है। स्टार्ट करें। फॉस्फोरस जो है वो गैसियस फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए फॉस्फोरस साइकिल जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल है या गैसियस साइकिल है, तो सेडिमेंट्री साइकिल है। उसका रिजर्वायर कौन होगा, एटमॉस्फेयर या अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट कभी भी एटमॉस्फेयर में जाएगी ही नहीं। तो आप याद रखिएगा, आपकी जो साइकिल है, कौन सी साइकिल की हम बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं हम फॉस्फोरस साइकिल की। फॉस्फोरस साइकिल का रिजर्वायर क्या होगा, अर्थ क्रस्ट होगा, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी। अब बात करते हैं फॉस्फोरस के शरीर में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, बायो मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कहते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं आप, उसमें आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, फॉस्फेट है। फॉस्फोलिपिड बोलते हैं ना, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट है। तो फॉस्फोरस जो है, फॉस्फेट जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायो मेम्ब्रेन में। आपने न्यूक्लिक एसिड का नाम सुना है, DNA RNA, न्यूक्लिक एसिड में भी आपके कौन सा होता है, फॉस्फोरस होता है कि नहीं होता, हाँ वहां पे भी फॉस्फोरस होता है, न्यूक्लिक एसिड में भी। आपने एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम पढ़ा है, सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP सुना, ATP का नाम, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट है कि नहीं है, हाँ ATP में भी, एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम में भी, ATP में भी आपके फॉस्फोरस होता है। इसलिए फॉस्फोरस आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको बहुत ज्यादा एनिमल्स को बहुत ज्यादा फॉस्फोरस जरूरत होती है, क्या बनाने के लिए, एनिमल के शरीर में जब सेल बनना होता है, सेल SHELL, सेल खोल, क्योंकि एनिमल की बॉडी में सेल बनता है, उसके में कौन मदद करता है, फॉस्फोरस की मदद से सेल बनता है। या इंसानों के शरीर में क्या बनना होता है, ह्यूमन के शरीर में क्या बात करें हम, बोन्स बननी है, टीथ बनने हैं, तो हमारे बोन्स जब बननी होती है, तो बोन्स बनने में आपके इसी का काम है, फॉस्फोरस का काम है, टीथ बनने में, टीथ बनने में इसी का काम है, टीथ बनने में, बोन्स बनने में, इन सभी में किसका काम है, आपका फॉस्फोरस का काम है। तो फॉस्फोरस के बहुत सारे काम है। कहाँ काम फॉस्फोरस मिलती है हमारे शरीर में, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, DNA में, DNA RNA में, ATP में, सेल में, ठीक है, कुछ एनिमल के ऊपर सेल में, खोल में, बोन्स में, हड्डियों में, टीथ में, दांतों में, इन सभी जगह कौन सा होता है, फॉस्फोरस होता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं कौन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल पढ़ रहे हैं, फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस को किससे निकल करते हैं, P से या K से, P से निकल करते हैं, फॉस्फोरस P सैंपल है। तो फॉस्फोरस जो है वो आपका कई सारी जगह बायोलॉजिकल सिस्टम में, बायो में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नेचुरल रिजर्वायर कौन है, इसका नेचुरल रिजर्वायर है अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कहां पर, रॉक्स के फॉर्म में बहुत सारा आपका होता है। तो धरती पर कहां पर होता है ये आपका, तो आपसे कोई पूछे कि आपको धरती पर कहां पर होगा ये, तो रॉक में, पत्थरों में, चट्टानों के फॉर्म में बहुत सारा फॉस्फोरस स्टोर होगा। फॉस्फोरस का रिजर्वायर कौन है, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कहां पर, रॉक्स के फॉर्म में फॉस्फोरस रिजर्वायर होता है। तो रिजर्वायर कौन है, फॉस्फोरस है। इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट के फॉर्म में होता है। यहाँ पर रॉक्स में किस फॉर्म में होता है, वो फॉस्फेट के फॉर्म में होता है, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट के फॉर्म में आपके अर्थ में बहुत सारा फॉस्फोरस रिजर्व होता है, फॉस्फेट के फॉर्म में।
अब बात करते हैं, जब भी रॉक में वेदरिंग होती है, वेदर्ड होते हैं, वेदरिंग मतलब जब टूटती हैं रॉक्स, डिजॉल्व होती है, टूटती है, वेदरिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। वेदरिंग होते है तो उससे क्या निकलता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट डिजॉल्व रहता है मिट्टी में। कब, जब इसमें वेदरिंग होगा। रॉक्स में क्या होगा, जब कभी भी वेदरिंग होगा, वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग बोले तो मतलब जब भी आपकी ये टूटेंगी, जब भी रॉक्स टूटेंगे टुकड़े टुकड़े होंगे, डिजॉल्व होंगे, तो उससे क्या होगा, इनकी वेदरिंग होने की वजह से, वेदर्ड होने की वजह से, वेदर्ड होगा तो इससे क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में फास्फोरस निकलकर कहाँ डिजॉल्व हो जाएगा, सॉइल में डिजॉल्व हो जाएगा। तो मिट्टी में चला गया फास्फोरस, कहाँ था, रॉक चट्टानों में था, चट्टानों में वेदरिंग हुई, वेदर्ड होने की वजह से थोड़ा सा फास्फोरस डिजॉल्व हो गया किसमें, सॉइल में। और सॉइल से कौन छीन के ले जाएंगे, सॉइल से तो ले जाएंगे भैया, सॉइल में लगे हैं प्लांट, प्लांट बोलेंगे ए सॉइल तुम क्या करेगी, तुम मुझे दे दे। तो सॉइल से प्लांट लेकर चले जाएंगे सारी फास्फोरस को, प्लांट ले लेंगे, प्लांट के शरीर में चला जाएगा। अब प्लांट को खा लेगा कौन, प्रोड्यूसर को कौन खा लेगा, प्लांट को खा लेंगे कंज्यूमर। तो प्लांट के शरीर से कौन लेकर चला जाएगा, कोई भी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर के शरीर से कंज्यूमर ले जाएंगे। प्लांट बोलो या प्रोड्यूसर बोलो सेम है, आपकी बुक में प्रोड्यूसर लिखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, प्लांट को ही प्रोड्यूसर कहते हैं, प्लांट के ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रोड्यूसर, प्लांट को प्रोड्यूसर भी कहते हैं। प्रोड्यूसर के सही चले गए, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, कंज्यूमर खाएंगे, कंज्यूमर खाएंगे। कंज्यूमर मतलब जो प्लांट को खाते हैं उनको कंज्यूमर बोलेंगे या हर्बीवोरस बोलेंगे। कंज्यूमर बोलो या हर्बीवोरस बोलो, प्लांट को खाने वाले को कहते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस के शरीर में चली जाएगी, प्लांट को खाए हर्बीवोरस तो हर्बीवोरस के शरीर में चली गई कौन, फास्फोरस गैस चली गई और प्लांट के शरीर से निकलकर हर्बीवोरस के शरीर में चली गई। अब ये हर्बीवोरस एनिमल जो है ये क्या करेंगे, ये इनके बॉडी में पट्टी करेंगे कि नहीं करेंगे, एनिमल्स है तो करेंगे ही, इनके एक्सक्रीशन करेंगे। तो उसमें क्या होगा, फास्फोरस होगा। या ये मरेंगे, इनकी डेड बॉडी कभी ना कभी डेड बॉडी इकट्ठी हो जाएगी, इनकी डेड बॉडी में और इनकी पट्टी में जो भी फास्फोरस होगी वो उसको वापस से कौन कर देगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे और उसको डिकम्पोज कर देंगे, सड़ा देंगे। कौन आ जाएंगे यहाँ पर, डीकम्पोजर। और डीकम्पोजर्स की बॉडी में जितना भी फास्फोरस होगा उसको सड़ाकर वापस कहाँ भेज देंगे, वापस से सॉइल में भेज देंगे। और सॉइल से कौन ले लेगा, प्लांट, प्लांट से फिर एनिमल के शरीर में, एनिमल के शरीर से फिर डिकम्पोजर सॉइल में भेज देंगे। और ये देखो एक छोटा सा साइकिल यहाँ पर बन गया, देख पा रहे हो। या प्लांट की बॉडी में भी अगर प्लांट की बॉडी सड़ी तो प्लांट की बॉडी सड़ी, मरी, गिरी, कुछ भी इसका भी, तो इसका भी डेड बॉडी या जो भी होगी प्लांट डेड बॉडी से भी डिकम्पोजर के सॉइल में गिरा देंगे। एक छोटा सा साइकिल बन गया, इसे हम फास्फोरस साइकिल बोलते हैं। तो फास्फोरस का रिजर्वायर कौन है, रॉक्स है। किस फॉर्म में रिजर्व है, फॉस्फेट के फॉर्म में। ये आएगा कैसे एटमॉस्फेयर में, इकोसिस्टम में एंटर कैसे करेगा, तो रॉक्स में जब भी वेदरिंग होगी, वेदर्ड होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट डिसॉल्व इन द सॉइल। सॉइल से किस में ले लेंगे, प्लांट में लेंगे, प्लांट से एनिमल्स में आ जाएगा, एनिमल्स की बॉडी में जब एक्सक्रीशन होगा या डेड होगी तो उसकी बॉडी से फिर सॉइल में चला जाएगा और ऐसे साइकिलिंग चलती रहेगी। और इसे कौन साइकिल कहेंगे, आपको फास्फोरस साइकिल कहेंगे। आपको बोले कि कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ये काम करेंगे, डिकम्पोजन का काम करेंगे, तो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया कहते हैं, फॉस्फेट का सॉल्युबलाइजिंग करते हैं, इसको कहते हैं फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया का नाम रख दिया गया फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करने वाले, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया हैं, इसलिए इनको फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं। और इस तरह साइकिल का नाम रख दिया गया फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल में डिफरेंस क्या था, दोनों साइक्लिक प्रोसेस थी, दोनों में न्यूट्रिएंट लॉस नहीं हो रहे, एटमॉस्फेयर में साइकिल कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है ये कभी हवा में नहीं गई, ये सॉइल में थी, सॉइल से पेड़ में गई, पेड़ से एनिमल के शरीर में गई, फिर मिट्टी में आई, सड़ी, फिर मिट्टी में चली गई। मतलब ये कभी एयर में गई कि नहीं गई, नहीं भैया एयर में नहीं जाएगी, ठीक है। उसमें कहाँ थी, एटमॉस्फेयर में चली जाती थी कार्बन, ये एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी। तो फास्फोरस कभी एटमॉस्फेयर में नहीं जाता, हवा में नहीं उड़ता, जब भी रहेगा जमीन में ही रहेगा, सेडिमेंटरी साइकिल चलता है इसका।
बारिश के पानी के साथ, जब बारिश से पानी बाहर आसमान से बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर आते थे, लेकिन आपके बारिश के पानी के साथ फास्फोरस धरती पर आएगा क्या? एटमॉस्फेयर में है क्या? नहीं है। इसका रेनफॉल से कोई लेना नहीं है। तो रेनफॉल से फास्फोरस नहीं आती। आपको पूछा जाए कि आपका गैसियस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट होगा कि नहीं होगा? ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में गैसियस एक्सचेंज होगा फास्फोरस का कि नहीं होगा? नहीं होता, निग्लेक्जिबल है, नहीं होता। फास्फोरस का गैसियस एक्सचेंज एटमॉस्फेयर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ नहीं होता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होता था ऑर्गेनिज्म और उसकी उसमें। जब ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता था तो एनवायरनमेंट में जाता था, जब ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता था तो वापस से ऑर्गेनिज्म के साथ आते थे। एक्सचेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड का? कार्बन का एक्सचेंज होता है गैसियस एक्सचेंज एटमॉस्फेयर के साथ, लेकिन फास्फोरस का गैसियस एक्सचेंज एटमॉस्फेयर के साथ कभी भी नहीं होता है। और इस पूरी साइकिल को बोलते हैं फास्फोरस साइकिल। इस तरह आपका कार्बन साइकिल भी खत्म हो गया, फास्फोरस साइकिल भी खत्म हो गया। अब आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है जिसका नाम है इकोलॉजिकल सर्विस। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, इकोसिस्टम की सर्विस। इकोसिस्टम हमें बहुत तरह के फायदे पहुंचाती है, बहुत तरह की सर्विस देती है। सर्विस का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको इकोलॉजिकल सर्विस कहते हैं, इकोसिस्टम की सर्विस कहते हैं। इकोसिस्टम हमें बहुत तरह की सर्विस देती है, बहुत तरह के फायदे कराती है, बहुत तरह के प्रोडक्ट देती है। हेल्दी फॉरेस्ट की बात करें, हेल्दी फॉरेस्ट से हमें बहुत तरह के फायदे होते हैं। पहला फायदा, फॉरेस्ट से सबको पता है, हमारी एयर को प्यूरिफाइड करता है, हमारे इकोसिस्टम को प्यूरिफाई करता है। अच्छा, अगर जंगल होगा, जंगल के फायदे, पहला फायदा हमको एयर प्यूरिफाई करता है, वाटर प्यूरिफाई करता है, सूखा नहीं पड़ने देता, ड्रॉप को रोक देता है, ड्रॉप को रोकता है, सूखा पड़ने से रोकता है। जैसे जहाँ पे जंगल, बड़े बड़े घने जंगल होंगे वहाँ सूखा नहीं पड़ेगा, पानी की कमी नहीं आएगी। फ्लड, वहाँ बाढ़ नहीं आएगी, फ्लड को रोक लेगा, फ्लड नहीं आएगा। साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बढ़िया से चलेगी, जहां पर जंगल हो, फॉरेस्ट हो, अच्छे हेल्दी फॉरेस्ट हो तो। जनरेट फर्टाइल सॉइल, वहां की सॉइल कैसी होगी? फर्टाइल होगी, उपजाऊ मिट्टी बनेगी वहां पर, और बहुत सारे जंगली जानवर को रहने की जगह मिलेगी। प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ को रहने का घर मिलेगा। जंगली जानवर, जंगल के फायदे बता रहे हैं आपको, फायदे मतलब समझ में आ रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम की जो प्रोडक्ट है उन्हें ही हम सर्विस कहते हैं। और सर्विस की बात करें तो पहली सर्विस फॉरेस्ट की सर्विस पढ़ लेते हैं। एयर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, सॉइल की फर्टिलिटी इनहेंस करना, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को क्या देना? हैबिटेट देना, घर देना, न्यूट्रिएंट साइकिल करना, फ्लड और ड्रॉप से बचा लेना, पॉलिनेटिंग द क्रॉप, पॉलिनेशन की काम भी करते हैं ये। प्रोवाइड द स्टोरेज साइड ऑफ कार्बन, कार्बन को, बहुत सारे कार्बन को स्टोर कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। तो कार्बन एटमॉस्फेयर ज्यादा नहीं होने पाता, एटमॉस्फेयर का कार्बन कहाँ जाता है? पेड़ों के शरीर में आ जाता है अगर जंगल है तो, इसलिए एटमॉस्फेयर में कार्बन का लेवल भी मेंटेन रहेगा। बहुत सारे एस्थेटिक वैल्यू भी है, एस्थेटिक वैल्यू, तो बहुत सारे एस्थेटिक वैल्यू भी है, हमको शांति मिलती है, सुकून मिलता है जंगलों में। कल्चरल वैल्यू भी है, बहुत सारे कल्चरल, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है जंगल। स्पिरिचुअल वैल्यू भी है, बहुत सारी शांति के लिए लोग धर्म, पूजा पाठ, तपस्या करने के लिए जंगल ही जाते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यू भी है। तो बहुत सारे फॉरेस्ट के फायदे हैं। और इन सभी सर्विस को, बायोडायवर्सिटी की जो सर्विस है, इस बायोडायवर्सिटी की सर्विस को एस्टिमेट करना, इसको डिटरमाइन करना कि कितने रुपए की, कितना कॉस्ट का, कितना वैल्यू है इसका, इसको एस्टिमेट करना इम्पॉसिबल है। ये मनी लेस सर्विस है, इतनी सर्विस है कि इसको पैसे के फॉर्म में सोचा भी नहीं सकता कितना पैसे के फॉर्म में इसकी सर्विस देते हैं हमको। इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट से क्या क्या फायदे हैं, ये सारी फ्री फॉर्म में मिलते हैं हमको, इसलिए हमको इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके कलीग ने मिलकर, उनके दो साथियों ने मिलकर, कौन कौन? रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके साथियों ने मिलकर पहली बार इस इन्वायरमेंट की, इकोसिस्टम की द्वारा दी गई सर्विस का प्राइस निकालने का कोशिश किया, प्राइस टैग लगाया, कितने रुपए की सर्विस मिलती है। तो उन्होंने बताया उनके रिसर्च करने के दौरान कि यूएस डॉलर में बात करें तो 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे अगर निकाला जाए तो 33 ट्रिलियन, इतना रुपए की सर्विस देते हैं हमको इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से हमें कितनी सर्विस मिलती है एक साल में? इन अ ईयर, एक साल में हमारे इन्वायरमेंट हमें कितना सर्विस देते हैं? यूएस डॉलर में बात करें 33 ट्रिलियन डॉलर का, 33 यूएस डॉलर का सर्विस देते हैं।
ये इतना ज़्यादा पैसा होता है, इतना ज़्यादा पैसा होता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतना सारा पैसा की सर्विस देते हैं ये। पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल अगर देखा जाए, पूरे वर्ल्ड की जीएनपी निकाला जाए, ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी शॉर्टकट में बोलते हैं, ग्लोबल जीएनपी, ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाला जाए, जीएनपी निकाला जाए, तो पूरे वर्ल्ड की जीएनपी निकाला जाए तो $18 ट्रिलियन होती है मात्र। पूरे वर्ल्ड में कितना, $18 ट्रिलियन पूरे वर्ल्ड की जीएनपी है, ठीक है। और आपकी इन्वायरमेंट सर्विस कितने की देता है, इन्वायरमेंट की सर्विस निकाल जाए तो $33 ट्रिलियन, मतलब पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल अगर हम ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाले तो उससे भी उससे डबल ज़्यादा सर्विस अकेला इन्वायरमेंट देता है, मतलब बहुत पैसा का काम करता है। लेकिन हम उसकी वैल्यू समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो हमें फ्री में मिल रहा है, जो चीज़ हमको फ्री मिलती है उसको हम अदरवाइज लेते हैं। तो हम लोग इसको अदरवाइज ले रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि हमें फ्री में मिल रही है। लेकिन अगर पैसे के फॉर्म में देखा जाए तो $33 ट्रिलियन का सर्विस दे रहा है वो। 33 ट्रिलियन US कितना है, जितना पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व का वो निकाला जाए ग्रॉस, ठीक है, कौन सा, ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो सिर्फ 18 ट्रिलियन है। उसके सामने तो मामूली सी रकम है ये पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व की। तो इससे आपको मालूम चला कि इकोलॉजिकल सर्विस क्या होती है। इन्वायरमेंट के द्वारा दी गई सर्विसेज हमको इकोलॉजिकल सर्विस कहलाती हैं। इकोलॉजिकल सर्विस के नाम बोले तो आप रखना, एयर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, सॉइल इरोजन को रोकना। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी के कटाव को, जब बहुत तेज हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। जब बारिश बहुत तेज होती है तो सॉइल उड़ती है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन को कौन रोक लेते हैं, प्लांट फॉरेस्ट रोक लेते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। आपके वाटर को प्यूरिफाई करता है, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है। फॉरेस्ट क्या करते हैं, जंगल पानी को अट्रैक्ट करते, बादलों को अट्रैक्ट करते, बारिश करवाते हैं, रेन करवाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। बहुत सारे जंगली जानवरों को रहने का घर देते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, हमको वहाँ शांति मिलती जंगलों में जाकर, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं। बहुत सारे के इससे फायदे होते हैं। और इस तरह हमको इन सभी को क्या बोलते हैं, एक वर्ड में इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं। यहाँ आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, इकोसिस्टम चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश्ड हो गया। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इकोलॉजी का कोई और चैप्टर पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर आपका इकोसिस्टम खत्म हो गया। इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी चैप्टर है, आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन होते ज़्यादातर इकोसिस्टम में, इसलिए इकोसिस्टम से आप एनसीईआरटी से पढ़ लें, रीडिंग मार लें। सबसे अच्छी नोट्स एनसीईआरटी है, और मेरा लेक्चर एक बार देख लें और एनसीईआरटी से रीड कर लें, हो जाएगा आपका। थैंक यू। चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे।